नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड फूड इंडिया यानी WFI के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। सेनेगल ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल ग्लोबल ओंकोसेरियासियासिस नेटवर्क फॉर एलिमिनेशन की पहली बैठक का आयोजन किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म पायरेसी को रोकने के लिए एक संस्थागत तंत्र की स्थापना की। हालिया अध्ययनों में आर्थिक समृद्धि पर वायु प्रदूषण के नकारात्मक प्रभाव का पता चला है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी की। पावर शिफ्ट, हमें औद्योगिक खाद्य प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन के उपयोग को समाप्त करने की आवश्यकता क्यों है, इस शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो इस अंक की सबसे पहली खबर खाद्य एवं पोषण से संबंधित है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड फूड इंडिया यानी WFI के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने किया है। ये आयोजन 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाने और भारत को विश्व की फूड बास्केट के रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया गया है। इसका पहला संस्करण 2017 में आयोजित किया गया था। एक्सपोनेंशियल फूड प्रोसेसिंग पोजिशनिंग इंडिया एज अ ग्लोबल हब WFI 2023 के प्रमुख स्तंभों में से एक है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और भी कई पहलें आरंभ की गई हैं, जैसे कि PM किसान संपदा योजना, मेगा फूड पार्क योजना इस योजना के मुख्य घटकों में से एक है। दूसरी योजना है एक जिला एक उत्पाद योजना, जो लघु किसानों और छोटे उद्योगों को नई पहचान दे रही है। इसके साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना, ईट राइट इंडिया मूवमेंट जैसी पहलें भी संचालित की जा रही हैं। भारत का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सनराइज क्षेत्र के रूप में उभरा है। इसने पिछले 9 वर्षों में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का FDI आकर्षित किया है। कृषि निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य सेगमेंट का योगदान बढ़कर 23% हो गया है। इससे निर्यात किए जा रहे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में कुल 150% की वृद्धि हुई है और खाद्य प्रसंस्करण क्षमता बढ़कर 200 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हो गई है। भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की समृद्धि के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहले स्तर पर लघु कृषक हैं। ये अपनी भागीदारी और लाभ बढ़ाने के लिए किसान उत्पादक संगठनों का प्रभावी उपयोग कर रहे हैं। अभी तक लगभग 7,000 किसान उत्पादक संगठन गठित किए जा चुके हैं। दूसरे स्तर पर लघु उद्योग हैं। लघु उद्योगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए लगभग 2 लाख सूक्ष्म उद्यमों का गठन किया जा रहा है। तीसरे स्तर पर महिलाएं हैं। 9 करोड़ से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने 1 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रारंभिक पूंजी सहायता भी वितरित की है। आइए अब बात करते हैं अगली खबर की। सेनेगल ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल ग्लोबल ओंकोसेरियासिस नेटवर्क फॉर एलिमिनेशन की पहली बैठक का आयोजन किया। इसे शॉर्ट में हम गॉन पहल भी कह सकते हैं। गॉन पहल को जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था। ये देशों को ओंकोसेरियासिस उन्मूलन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हो रही प्रगति में तेजी लाने के लिए सशक्त बनाता है। इन लक्ष्यों को WHO के उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग रोड मैप 2030 में निर्धारित किया गया है। ओंकोसेरियासिस की बात करें तो ये आमतौर पर रिवर ब्लाइंडनेस के रूप में जाना जाता है। ये एक परजीवी कृमि ओंकोसेरिका वॉल्वुलस के कारण होता है। ये संक्रमित ब्लैक फ्लाई के काटने से फैलता है। ब्लैक फ्लाई तेज धार वाली नदियों में पनपती है। ये ट्रेकोमा के बाद अंधेपन का दूसरा सबसे प्रमुख संक्रामक कारक है। ओंकोसेरियासिस में आंखों में तेज खुजली होती है, चकत्ते पड़ जाते हैं, त्वचा का रंग खराब हो जाता है, दृश्यता की हानि होती है और हमेशा के लिए अंधापन भी हो सकता है। संपूर्ण विश्व में ओंकोसेरियासिस से संक्रमित आबादी में से 99% आबादी अफ्रीका में है। शेष 1% संक्रमित आबादी ब्राजील और वेनेजुएला की सीमा पर रहती है। कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला और मैक्सिको में इस रोग के प्रसार को समाप्त कर दिया गया है। इसकी पुष्टि WHO ने भी कर दी है। उष्णकटिबंधीय रोग यानी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज की अगर हम बात करें तो ये 20 विविध रोगों का एक समूह है। इस रोग के मामले मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। इन क्षेत्रों में ये ज्यादातर गरीब समुदायों में रहने वाले 1 अरब से ज्यादा लोगों को संक्रमित करते हैं। ये रोग अलग अलग प्रकार के रोग जनकों जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी, कवक और टॉक्सिन्स आदि के कारण होते हैं। टॉक्सिन्स पौधों और जानवरों द्वारा उत्पन्न पदार्थ हैं जो मनुष्यों के लिए विषाक्त होते हैं।
नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में शामिल हैं डेंगू, चिकनगुनिया, रेबीज, लिशमेनियासिस, कुष्ठ रोग, लिम्फेटिक फाइलेरिया आदि। भारत ने गिनी वर्म, ट्रैकोमा और याज जैसे कुछ एनटीडी के प्रसार को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों से निपटने के लिए और भी कई पहलें आरंभ की गई हैं, जैसे कि एनटीडीज पर लंदन घोषणा पत्र जारी किया गया। 30 जनवरी को विश्व एनटीडी दिवस के रूप में मान्यता दी गई है। एनटीडीज पर किगाली घोषणा पत्र में 2030 तक एनटीडीज के उन्मूलन या उन्हें नियंत्रित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। WHO ने एनटीडीज के निदान में मदद करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अगली खबर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म पायरेसी को रोकने के लिए एक संस्थागत तंत्र की स्थापना की है। इसके तहत पायरेसी के खिलाफ शिकायतें प्राप्त करने के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय से नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसके लिए सिनेमेटोग्राफ संशोधन अधिनियम 2023 के तहत एक तंत्र स्थापित किया गया है। मूल कॉपीराइट धारक या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति कंटेंट की पायरेसी के मामलों की शिकायत दर्ज करा सकता है। गैर अधिकृत व्यक्तियों की शिकायतों के लिए अधिकारी शिकायत की वास्तविकता की जांच करेगा। इसके लिए वो हर मामले की अलग अलग सुनवाई कर सकता है। अधिकारी के निर्देश के बाद मध्यवर्तियों को 48 घंटे की अवधि के अंदर ही ऐसे सभी इंटरनेट लिंक्स हटाने होंगे जहां पायरेटेड कंटेंट होस्ट किया जा रहा है। मध्यवर्ती डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं। पायरेसी पर अंकुश लगाने के लिए सिनेमेटोग्राफ संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है। इसके तहत सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 में संशोधन किया गया है। ये मौजूदा कानूनों का समर्थन करता है, जैसे कॉपीराइट अधिनियम 1957 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी IT अधिनियम 2000। अधिनियम के मुख्य प्रावधानों में ये कहा गया है कि अधिनियम फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और उसे दिखाने पर रोक लगाता है। ये अपराध के लिए जेल की सजा 3 महीने से 3 वर्ष तक निर्धारित करता है और जुर्माने का प्रावधान भी करता है। आपको बता दें कि जुर्माने की राशि 3 लाख रुपए और ऑडिट की गई कुल प्रोडक्शन लागत की 5% होगी। इंटरनेट के प्रसार के साथ ही फिल्मों और अन्य संबंधित कंटेंट की चोरी बढ़ गई है, जिससे इनकी अनधिकृत नकल तैयार की जाती है। इससे फिल्म उद्योग को हर साल 20,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान होता है। और आइए अब बात करते हैं अगली खबर की। हालिया अध्ययनों में आर्थिक समृद्धि पर वायु प्रदूषण के नकारात्मक प्रभाव का पता चला है। परंपरागत तौर पर वायु प्रदूषण को आर्थिक समृद्धि का बाय प्रोडक्ट माना जाता रहा है। हालांकि हाल के समय में ये दर्ज किया गया है कि वायु प्रदूषण आर्थिक समृद्धि को प्रभावित कर रहा है। ये सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि और प्रति व्यक्ति आय स्तर दोनों पर प्रभाव डाल रहा है। वायु प्रदूषण का अलग अलग क्षेत्रकों पर गंभीर प्रभाव है। मानव संसाधन पर इसके प्रभाव की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक अत्यधिक गर्मी और उमस सहित जलवायु परिवर्तन के अन्य प्रभावों से कार्य घंटों का नुकसान हो रहा है। इसके कारण 2030 तक भारत को GDP का 4.5% तक का नुकसान हो सकता है। कृषि पर इसके प्रभाव की बात करें तो प्रदूषकों की उच्च सांद्रता से कम उपज होती है और यही कारण है कि इस वजह से कृषि उत्पादकता प्रभावित होती है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की बात करें तो उपभोग आधारित सेवाओं में उपभोक्ताओं की संख्या में कमी दर्ज की गई है। वहीं स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की बात करें तो वायु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य देखभाल व्यय में बढ़ोतरी होगी। साथ ही कल्याणकारी कार्यों के लिए अधिक बजटीय आवंटन करना होगा। इससे सरकारों के आर्थिक बोझ में बढ़ोतरी होगी। इसके दुष्प्रभाव उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे कम प्रति व्यक्ति GDP वाले राज्यों में अधिक देखे जाएंगे। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एंटी स्मॉग गन के उपयोग में वृद्धि करनी चाहिए। ये उपकरण धूल और प्रदूषित कणों को अवशोषित करने के लिए जल की छोटी बूंदों का वायु में छिड़काव करता है। ऊर्जा दक्षता अपनाने के लिए हरित भवन तकनीकों को बढ़ावा देने की जरूरत है। इसके अलावा पारंपरिक ईंधन की जगह जैव ईंधन का इस्तेमाल करना चाहिए। हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा स्रोतों की खोज करने की जरूरत है। साथ ही वायु प्रदूषण से निपटने के लिए भारत द्वारा और भी कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 पारित किया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2019 चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक लागू किए गए। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान प्रणाली सफर की शुरुआत की गई। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी की। IEP एक स्वतंत्र एवं गैर लाभकारी थिंक टैंक है। इसका मुख्यालय सिडनी में अवस्थित है। इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट में संघर्ष को बढ़ावा देने में 4 कारकों को प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी माना गया है, जिसमें शामिल है खाद्य असुरक्षा। विश्व के 42 देश खाद्य असुरक्षा की गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। साथ ही पिछले वर्ष 65% से ज्यादा आबादी भोजन का खर्च उठाने में सक्षम नहीं थी। प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ी हैं।
हैं। विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं द्वारा 5% से अधिक जनसंख्या के प्रभावित होने की बहुत ज्यादा संभावना है। इस रिपोर्ट में जनसांख्यिकीय दबाव की भी बात की गई, जिसमें ये कहा गया कि 2050 तक लगभग 70% वैश्विक आबादी शहरों में निवास करने लगेगी। इससे सार्वजनिक संसाधनों और सामाजिक ताने बाने पर दबाव बढ़ेगा। वहीं जल संकट की बात करें तो विश्व की 20% से ज्यादा आबादी के पास स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। पारिस्थितिकी खतरों और संघर्षों के बीच संबंध के बारे में इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ETR का बढ़ता स्कोर संघर्ष के संबंध में बढ़ते जोखिम को दर्शाता है। खाद्य असुरक्षा के संकेतक स्कोर में 25% की बढ़ोतरी से संघर्ष का जोखिम 36% तक बढ़ जाता है। बड़े पैमाने पर उत्पन्न होने वाले प्राकृतिक खतरों के कारण संसाधनों और बाजारों तक पहुंच सीमित हो जाती है और इसकी वजह से खाद्य असुरक्षा और स्वच्छ पेयजल से संबंधित जोखिम बढ़ जाते हैं। ये कारक संघर्षों को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। पारिस्थितिकी खतरों की बात करें तो अशांत क्षेत्रों, उच्च जलवायु परिवर्तनशीलता, अत्यधिक गरीबी और कमजोर शासन व्यवस्था वाले क्षेत्रों में संघर्ष को बढ़ावा देते हैं, जैसे साहेल क्षेत्र। सहेल क्षेत्र के बारे में आपने सुना होगा। अफ्रीका के पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैला है ये क्षेत्र, जो कि सहारा के रेगिस्तान को दक्षिण के घास के मैदानों से अलग करता है। लेकिन धीरे धीरे इसका प्रसार हो रहा है, जिसकी वजह से रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से किसी भी भूमि का निम्नीकरण होता है या फिर वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है तो उस क्षेत्र की कृषि से लेकर के मनुष्यों तक, स्वास्थ्य तक बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और संघर्ष शुरू हो जाता है कहीं न कहीं। तो रिपोर्ट में ये सिफारिशें की गई हैं इसके लिए कि लचीलापन लाने की जरूरत है, यानी कि कुशल तरीके से कार्यरत संस्थाओं और बुनियादी ढांचे की सहायता से लचीलापन बढ़ाना होगा। स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना होगा। विकास और मानव सुरक्षा के लिए समुदाय के नेतृत्व वाली विचारधारा को अपनाने से अधिक संधारणीयता प्राप्त होगी। जलापूर्ति संबंधी अवसंरचनाओं के निर्माण के लिए नवाचारी कार्यक्रम करने होंगे। उदाहरण के लिए सैंड डैम केन्या, जैसे कि चीन में किया गया है, योजनाबद्ध तरीके से आर्द्र भूमियों का विकास। इसके अलावा किसानों द्वारा प्रबंधित प्राकृतिक पुनर्बहाली करनी होगी, यानी कि बंजर भूमि के पुनर्विकास के लिए FMNR यानी फार्मर मैनेज नेचुरल रीजनरेशन तकनीक को अपनाया जाना चाहिए। फार्मर मैनेज नेचुरल रीजनरेशन भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए कम लागत वाली एक तकनीक है। अगली खबर पावर शिफ्ट से संबंधित है। पावर शिफ्ट हमें औद्योगिक खाद्य प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन के उपयोग को समाप्त करने की आवश्यकता क्यों है, इस शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट ग्लोबल अलायंस फॉर द फ्यूचर ऑफ फूड ने जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में विश्व स्तर पर जितना जीवाश्म ईंधन उपयोग किया जाता है उसका 15% अकेले खाद्य प्रणालियां उपयोग करती हैं। ये 4.6 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के बराबर है। खाद्य प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन उपयोग के कई मुख्य क्षेत्र हैं, जैसे कि कृषि इनपुट उत्पादन में, इनपुट का मतलब हुआ उर्वरक और कीटनाशक के उत्पादन में, भूमि उपयोग एवं कृषि उत्पादन प्रणालियों में, खाद्य प्रसंस्करण और पैकेजिंग में, खुदरा आपूर्ति, खपत और खाद्य अपशिष्ट में। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि खाद्य प्रसंस्करण प्रशीतन प्रणालियों यानी कि कोल्ड स्टोरेजेस, गोदामों और भंडारण की ऊर्जा तीव्रता बढ़ती जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार होने के साथ साथ पैकेजिंग की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। गौरतलब है कि खाद्य प्रणालियों में प्रसंस्करण और पैकेजिंग में सबसे ज्यादा ऊर्जा खपत होती है। इसके बाद खुदरा आपूर्ति, उपभोग और खाद्य अपशिष्ट का स्थान है। उर्वरक के उत्पादन में जीवाश्म ईंधन का बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। 2050 तक इसमें और ज्यादा वृद्धि होने का अनुमान है। एग्री फूड और ऊर्जा क्षेत्रों में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वर्चस्व है। रिपोर्ट में और भी कई सिफारिशें की गई, जैसे कि पुनर्योजी कृषि यानी रीजनरेटिव फार्मिंग और कृषि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। जैव ईंधन के उत्पादन में वृद्धि के लिए टैक्स क्रेडिट, सब्सिडी और ऋण उपलब्धता बढ़ाने की जरूरत है। प्रशीतन, तापन और शुष्कन के लिए नवीकरणीय आधारित प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले भोजन को बढ़ावा देने वाली संधारणीय खाद्य प्रणालियों पर ध्यान देने की जरूरत है। खाद्य और ऊर्जा प्रणालियों के अलग अलग हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे एक दूसरे पर निर्भर हैं। इससे उत्सर्जन को कम करने तथा ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। एमएनएसटी योजना। वित्त मंत्रालय के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने एमएनएसटी योजना की घोषणा की है। इस योजना के अनुसार करदाताओं को अब डिमांड ऑर्डर्स के खिलाफ अपील दायर करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा, जो कि जनवरी 2024 तक मिलेगा। डिमांड ऑर्डर्स केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 73 और 74 के तहत जारी किए जाते हैं। धारा 73 और 74 उन मामलों में लागू होती है जहाँ कर अधिकारियों के अनुसार कम कर का भुगतान किया गया है या कर का भुगतान नहीं किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को कर मांग का 12.5% पहले ही जमा करना होगा।
अगला टॉपिक है दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां, डेटेड G-Secs। सरकार ने अपने पहले 50 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले बॉन्ड की नीलामी की है। इस बॉन्ड की खरीद के लिए निवेशकों में अधिक मांग देखने को मिल रही है। इससे पहले भारत सरकार ने 40 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाला बॉन्ड भी जारी किया था। ये अब तक का सर्वाधिक लंबी परिपक्वता अवधि वाला बॉन्ड था। दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां ऐसी प्रतिभूतियां होती हैं जिन्हें एक निश्चित या फ्लोटिंग कूपन के आधार पर जारी किया जाता है। इस ब्याज का भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर अंकित मूल्य पर किया जाता है। फ्लोटिंग कूपन या दर में ब्याज दरें बाजार के उतार चढ़ाव के साथ बदलती रहती हैं। दीर्घावधि के बॉन्ड्स की बिक्री से सरकार को लंबी अवधि के ऋण प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। साथ ही वो अपनी ब्याज लागत को भी नियंत्रित कर सकती है। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण NDSA की टीम ने मेडीगड्डा बैराज की विफलता के लिए कालेश्वरम परियोजना की योजना और डिजाइन की आलोचना की है। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत गठित एक वैधानिक प्राधिकरण है। इसकी अध्यक्षता भारत सरकार का अतिरिक्त सचिव या केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त समकक्ष अधिकारी करता है। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण का काम है बांध सुरक्षा के मानकों को बनाए रखना और बांध विफलताओं को रोकने के लिए विनियम बनाना, सभी निर्दिष्ट बांधों और बांध विफलताओं का राष्ट्रीय स्तर का डेटाबेस तैयार करना, किसी बड़े बांध की विफलता या प्रमुख लोक सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारणों की जांच करना। अगला टॉपिक है गुंडला ब्रह्मेश्वरम वन्यजीव अभ्यारण्य। हाल ही में गुंडला ब्रह्मेश्वरम वन्यजीव अभ्यारण्य में घास की पहचान और घास के मैदान का प्रबंधन पर एक सर्वेक्षण आयोजित हुआ था। इस सर्वेक्षण के दौरान 50 से ज्यादा घास प्रजातियों की पहचान की गई है। गुंडला ब्रह्मेश्वरम वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में अगर हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल और प्रकाशम जिलों के बीच अवस्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। ये 2 पहाड़ी दर्रों के बीच स्थित है। ये दर्रे हैं मंत्रलम्मा कनुमा और नंदी कनुमा। इस अभ्यारण्य के ठीक उत्तर में नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व अवस्थित है। गुंडलकम्मा नदी इस वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर बहती है। यहाँ पर शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन, आर्द्र शुष्क पर्णपाती वन, अर्ध सदाबहार वन, शुष्क पर्णपाती झाड़ीदार वन और शुष्क सवाना वन पाए जाते हैं। जीव जंतुओं में यहाँ पर स्लोथ बियर, जंगली कुत्ता, धारीदार लकड़बग्घा, जंगली बिल्ली, ग्रे लंगूर, लेसर वूली हार्स, शू चमगादड़ आदि पाए जाते हैं। अगला टॉपिक है फॉर्मेल्डिहाइड। शोधकर्ताओं ने ये पाया है कि फॉर्मेल्डिहाइड के संपर्क में आने से हिस्टोन्स के मिथाइलेशन का नुकसान होता है। हिस्टोन्स प्रोटीन्स होते हैं। क्रोमोसोमल DNA हिस्टोन की मदद से सूक्ष्म केंद्रक के अंदर पैक होता है। ये हिस्टोन्स हजारों जीन के कार्य को नियंत्रित करते हैं। ये शोध फॉर्मेल्डिहाइड के कैंसर जन्य गुणों को और अच्छी तरह से जानने में और ज्यादा योगदान दे सकता है। फॉर्मेल्डिहाइड एक रंगहीन, तेज गंध वाला और ज्वलनशील रसायन है। इसका उपयोग प्लास्टिक के रेजिन उत्पादन में, सौंदर्य प्रसाधन उद्योग तथा घरेलू उद्योगों में किया जाता है। एस्पार्टम जैसे कृत्रिम मिठास युक्त पदार्थों के सेवन से उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म के दौरान भी हमारे शरीर में फॉर्मेल्डिहाइड उत्पन्न हो सकता है। अगला टॉपिक है स्टर्लिंग इंजन। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक सूक्ष्म पैमाने के हीट इंजन का निर्माण किया है। इस इंजन ने 95% दक्षता का प्रदर्शन किया है। हाई पावर की स्थिति में उच्च दक्षता प्राप्त करना लगभग असंभव माना जाता है क्योंकि ऊष्मा को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया में ऊष्मा का क्षय होता है। ये एक कोलाइडन बीड और एक लेजर बीम से बना होता है। लेजर बीम ने पारंपरिक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग की जाने वाली गैस की जगह ले ली है। साथ ही ये एक पिस्टन की तरह भी काम करता है। फिर इस सेटअप पर विद्युत प्रवाहित की जाती है। कवाह इजेन क्रेटर झील। कोपरनिकस सेंटिनल-2 मिशन ने कवाह इजेन क्रेटर झील की अनूठी प्राकृतिक परिघटना की ऑप्टिकल तस्वीरें ली हैं। कवाह इजेन क्रेटर झील पूर्वी जावा यानी इंडोनेशिया में अवस्थित है। इसका pH मान 0.3 से भी ज्यादा है। ये विश्व की सबसे बड़ी अम्लीय झील है। इसे पृथ्वी पर सबसे बड़ी अम्लीय कड़ाही यानी लार्जेस्ट एसिड कॉल्ड्रोन ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। ये बन्युपाहित नदी का स्रोत है। ये नदी भी अत्यधिक अम्लीय है। इसमें घुली हुई धातुओं की उच्च सांद्रता पाई जाती है। इस झील से गर्म और ज्वलनशील सल्फर युक्त गैसों का उत्सर्जन होता है। इससे गैसें पृथ्वी के ऑक्सीजन युक्त वातावरण के संपर्क में आने पर प्रज्वलित हो जाती हैं और ये गैसें धधकती हुई नीली लौ के साथ जलती हैं। लूसी मिशन। नासा के लूसी मिशन ने ये पता लगाया है कि क्षुद्र ग्रह डिंकिनेश वास्तव में 2 क्षुद्र ग्रहों की एक बाइनरी प्रणाली है। लूसी मिशन को 2021 में प्रक्षेपित किया गया था। ये बृहस्पति की कक्षा में मौजूद ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन है। ट्रोजन लघु पिंड हैं जो कि प्रारंभिक सौर मंडल के अवशेष हैं। ये पिंड बृहस्पति की कक्षा के साथ 2 अलग अलग उपसमूहों में सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ट्रोजन क्षुद्र ग्रह भी संभवतः उन्हीं मौलिक सामग्रियों से बने हैं जिनसे बाह्य ग्रहों का निर्माण
निर्माण हुआ है। बाह्य ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इस मिशन की अवधि 12 वर्ष है। इस दौरान लूसी, यूरी बेट्स, डोनाल्ड जोहानसन, पॉली मेले, ल्यूकस आदि अलग अलग क्षुद्र ग्रहों के निकट से गुजरेगा। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। गैलापागोस द्वीप समूह। गैलापागोस द्वीप समूह में 2 प्रवाल भित्तियों और समुद्री टीले की खोज की गई है। ये द्वीप समूह पूर्वी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। ये इक्वाडोर के तट से लगभग 1000 किलोमीटर दूर है। ये 3 महासागरीय धाराओं हम्बोल्ट, पनामा और क्रॉमवेल धारा के संगम पर स्थित है। इसमें 13 बड़े और 6 छोटे द्वीप शामिल हैं। भूमध्य रेखा इस द्वीप समूह से होकर गुजरती है। ये द्वीप लावा के जमाव से बने हैं। यहाँ शील ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ये समय समय पर सक्रिय होते रहते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है ईसाबेल और उच्चतम बिंदु है ईसाबेल द्वीप में वुल्फ ज्वालामुखी की चोटी। आरंभ में गैलापागोस एक वन्यजीव अभयारण्य था, बाद में इसे राष्ट्रीय उद्यान अधिसूचित कर दिया गया और अब ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।